जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम घटना चक्र की इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम इसके पूरे चैप्टर को घटना चक्र के पूरे चैप्टर को पॉलिटी के कंप्लीट करेंगे। हमें पता है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्री निकालना है, किसी भी पीसीएस वगैरह आरओ एआरओ एसएससी इवन कि एसएससी तक का अगर प्री निकालना है तो घटना चक्र अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का माना जाता है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम घटना चक्र को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी जो क्वेश्चन के पहले जो चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, जो पॉइंट्स डिटेल में दिए गए हैं, उसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन के बाद जो डिटेलिंग दी गई है उसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को फिर हम यहाँ पढ़े फिर वहाँ पढ़े तो इससे क्या हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा एक ही चीज़ पढ़ने में, और हमें और सारे सब्जेक्ट के घटना चक्र कराने हैं। मैं आपको इसी चैनल पे सारे सब्जेक्ट के घटना चक्र कंप्लीट कराऊंगी और जीएस के मैक्सिमम सब्जेक्ट जो होते हैं, जीएस के मैक्सिमम जैसा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे सब्जेक्ट मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं आप लोगों को इसी चैनल पे कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, और हम करंट अफेयर की क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। चलिए, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये बताया गया है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ था, जिसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो प्रोसेस था उसको दो भाग में बांटा गया था। पहला कंपनी रूल 1773 से 1853 तक, और दूसरा था क्राउन रूल जो कि 1858 से 1947 तक 1858 से 1947 तक बताया जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि कंपनी रूल क्या है और क्राउन रूल क्या है और उसमें क्या क्या प्रोविजन है। तो कंपनी रूल कितना बना था? तो पहला कंपनी रूल है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये क्या डिजिग्नेट करता है? ये डिजिग्नेट करता है गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड सबमर्ज। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सबसे पहला काम ये करता है कि वो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देता है, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग करता है। और क्या करता है? ये सबमर्ज करता है प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास बॉम्बे अंडर बंगाल्स कंट्रोल। तो प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और बॉम्बे को सबमर्ज कर देता है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर, बंगाल प्रेसिडेंसी के कंट्रोल में। आगे क्या करता है? गवर्नर जनरल वॉज प्रोवाइडेड विथ एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ फोर टू असिस्ट हिम इन मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री डिसीजन विच वुड बी टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल। इसमें क्या बताया गया है कि गवर्नर, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, ये क्या करता है? ये गवर्नर जनरल को प्रोवाइड क्या कराता है? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड कराता है जिसमें 4 मेंबर होते हैं, जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करता है उसके मिलिट्री और नॉन मिलिट्री डिसीजन लेने में। और ये डिसीजन कैसे लिया जाता है? ये डिसीजन लिया जाता है मेजॉरिटी ऑफ काउंसिल से, है ना। मेजॉरिटी ऑफ काउंसिल से ये डिसीजन लिया जाता है। आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल could vote only in case of tie। ओके, तो ये जो काउंसिल होती है 4 मेंबर की, इसमें जो मेजॉरिटी में बात आती है उस पर डिसीजन होता है, और गवर्नर जनरल टाई के टाइम पे अपना डिसीजन दे सकता है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। सॉरी, राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के सॉरी, ये अपने जो लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर होते हैं वो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। A Supreme Court which had a Chief Justice and 3 other judges was established at Fort William in Calcutta in the year 1774 by this act। ओके, तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट बना था। कहाँ पे बना था? इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? फोर्ट विलियम इन कलकत्ता में। कब किया था? 1974 में किया था। ओके, 1974 में किया था। इस एक्ट के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग द प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट एंड ब्राइब फ्रॉम द
फ्रॉम द इंडियंस, कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, वो कंपनी के जो सर्वेंट थे उनको प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं रहेंगे और कोई भी ब्राइब या कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडियन के द्वारा दिए गए कोई भी गिफ्ट और ब्राइब नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन के मामले बढ़ जाते हैं, है ना, करप्शन होने लगेगा, क्योंकि फिर जो सर्वेंट ऐसा काम करेंगे वो फिर उनको जिससे ब्राइब लेंगे, जिसका गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे, उनके बेनिफिट के लिए चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, है ना। तो इसके लिए इनको प्रोहिबिट किया गया था। आगे देखते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज स्ट्रेंथेड टू कंट्रोल ओवर द कंपनी थ्रू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर governing body of the company to report on its revenue, civil and military affair in the India। बेसिकली यही है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने क्या अपना स्ट्रेंथ कंट्रोल बढ़ाने के लिए कंपनी पे क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इस्टेब्लिश किया, जो कि एक गवर्निंग बॉडी था जो कि रिपोर्ट देता था। तो हमें पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्निंग बॉडी थी कि नॉन गवर्निंग बॉडी थी, तो गवर्निंग बॉडी थी। और ये रिपोर्ट किस पे करता था, रेवेन्यू पे, सिविल पे और मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया पे। एक बात आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें जो भी पॉइंट दिए गए हैं ना, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है और हर पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा आगे, वो हम देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ओके, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने पहले तो क्या कर दिया, पहले कर दिया डिफरेंस, किसमें, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन के, कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन में इसने क्या डिफरेंस कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैसे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल was created for the political matter and the court of directors control the commercial affair। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखता था, तो पॉलिटिकल मैटर देखता था, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखता था, ये देखता था अपना कमर्शियल मैटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज कंप्राइज्ड ऑफ 6 पीपुल। ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने पीपल को कंप्राइज करता था, 6 लोगों को कंप्राइज करता था। आगे देखते हैं, एक्ट ऑफ 1786 provided that Governor General could overrule his council in matter of important affecting the safety, peace और interest of empire इन इंडिया। बेसिकली ये टाइम तब का है ना जब कार्नवालिस आ रहे थे इंडिया में गवर्नर जनरल बनने के लिए, और उस टाइम पे कार्नवालिस ने 2 डिमांड रखी थी कि भाई मुझे इतनी पावर दो कि मैं किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे अपने काउंसिल के हमारी जो काउंसिल होगी एग्जीक्यूटिव, उसको हमने पढ़ा ऊपर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिली थी हमारे गवर्नर जनरल को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो कार्नवालिस ने बोला कि हमको इस पे ओवर रूल करने का पावर दो, तभी हम गवर्नर जनरल बनेंगे। बेसिकली उन्होंने 2 मांग मांगी थी, और दूसरी तो पहली ये एक्ट बना के, एक्ट ऑफ 1786 बना के उनको प्रोवाइड की गई ये पावर कि गवर्नर जनरल could overrule his councils in matter of importance affecting the safety, peace and इंटरेस्ट। बेसिकली गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया था। दूसरी मांग उन्होंने जो मांगी थी उसको देखिए कैसे प्रूव किया गया, कैसे सेटिस्फाइड किया गया। गवर्नर जनरल वॉज ग्रांटेड द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ, है ना, गवर्नर जनरल को पावर दी गई, किसकी, कमांडर इन चीफ की पावर दी गई। और दूसरी पावर क्या दी गई कि गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के पावर को ओवररूल कर सकता था। आगे देखते हैं, लॉर्ड कार्नवालिस वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू एंजॉय दिस पावर। बेसिकली ये जो एक्ट है ना, एक्ट ऑफ 1786, ये कार्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने के लिए ही लाया गया था। तो ये फर्स्ट ऐसे हो गए कि ये पावर एंजॉय करने वाले, ये दोनों पावर एंजॉय करने वाले। आगे देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 extended the commercial monopoly of the company for the another 20 year। तो चार्टर एक्ट 1793 ने क्या किया, कंपनी के कमर्शियल मोनोपोली को, कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया 20 साल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्टर एक्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1783, बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है, इसमें बहुत सारे फैक्ट आएंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजन
of 1 lakh rupees per year to be spent on the education of Indians, है ना, कि पहली बार एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा पहली बार ये प्रोविजन किया गया कि 1 लाख रुपया हर साल इंडिया में एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा. It ended the company's monopoly over trade, although the monopoly over trade of tea and trade with China continue. और ये एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया, इसने खत्म कर दिया कंपनी की मोनोपोली को ओवर ट्रेड, किस पे, ट्रेड पे. लेकिन इसने कंपनी की मोनोपोली ट्रेड ऑफ टी मतलब चाय का ट्री और द ट्रेड विथ चाइना को कंटिन्यू रखा. आगे देखते हैं, क्वेश्चन यही आ जाएगा कि कौन से एक्ट ने कंपनी के ऑलमोस्ट ट्रेडिंग मोनोपोली को खत्म कर दिया था. तो वो हो जाता है हमारा चार्टर एक्ट 1813. ओके, आगे का चार्टर देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833. इसको देखते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड vested in him all the civil and military power. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया कि जो चार्टर एक्ट 1833 हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और उसके अंदर सारे सिविल और मिलिट्री पावर को दे दिया गया गवर्नर जनरल को. तो हमने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि कंपनी ने 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये हुआ था कि क्या गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, है ना. अब क्या हो गया कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया. तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे गवर्नर जनरल की पावर को ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, क्योंकि ये फिर बाद में यही गवर्नर जनरल हमें काम आएगा जब इंडिया में ये लोग अपना ट्रेड बिजनेस छोड़ के सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे. तब आगे देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बने, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए. और वॉरेन हेस्टिंग क्या बने थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे. लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बने थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे. अब फिर जब 1858 का आ जाएगा ना, तो फिर एक बन जाएंगे वायसराय. यही गवर्नर जनरल अब कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वायसराय में. आगे देखते हैं, इट इंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज द कमर्शियल बॉडी. ये जो एक्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1833 का, इसने इंड कर दिया एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज द कमर्शियल बॉडी विच बिकम प्योरली एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. तो ये जो हमारा चार्टर एक्ट 1833 है, पहले तो इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, है ना. और जो कि विलियम बेंटिक बन गए पहले अपने गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना. आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बेंटिक ने कौन से एक बहुत ही मेजर जो हमारी कुप्रथा थी उसको खत्म किया था, है ना. चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या हुआ फिर कि, और इसने क्या इसने खत्म किया, ये जो हमारा चार्टर एक्ट 1833 है, इसने खत्म किया एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटी को एकदम खत्म कर दिया और इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया. तो बेसिकली यही इन लोगों का वैसे भी मंशा भी थी. अ लीगल मेंबर, फोर्थ मेंबर was introduced in the executive council of the governor general. ओके, तो यही हो गया कि लीगल मेंबर कह सकते हैं जो कि गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन्वॉल्व हुए, जिनकी जो थे फोर्थ मेंबर. ओके, आगे चलते हैं. मैकाले वाज द फर्स्ट लीगल मेंबर. मैकाले कौन थे, पहले लीगल मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर के. कौन थे, मैकाले थे फर्स्ट लीगल मेंबर. आगे देखते हैं, चार्टर एक्ट 1853 सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल. 1853 में क्या हुआ था, पहली बार सेपरेट किया गया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन. पहली बार लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल का सेपरेट कर दिया गया. दूसरी बात क्या हुई, इट इस्टेब्लिश द सेपरेट इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर लॉ मेकिंग. तो जो हमारा चार्टर एक्ट 1833 है ना, इसने पहली बार क्या किया, इस्टेब्लिश किया एक सेपरेट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. क्या करने के लिए, लॉ बनाने के, फॉर लॉ मेकिंग. उसके बाद क्या होता है, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट. ओके, इसने इंट्रोड्यूस किया एक ओपन कंपटीशन सिस्टम
जो कि सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट करता था सिविल सर्वेंट का। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश में इसीलिए अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि दोनों लैंग्वेज वाले लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, ये कोई ना कह दे कि नहीं मैम हिंदी नहीं है, मैम इंग्लिश नहीं है। तो बाईलिंगुअल में ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई भी परेशानी ना आए। और थोड़ा सा हम हिंदी भाषी हैं और हमें हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, तो अच्छा है कि हिंदी में ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बेसिकली ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही चीज़ें चल रही हैं साथ के साथ। ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं, आगे अपना कोर्स बढ़ाते हैं। एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन 1858 टू 1947। अब ये देखते हैं कि कौन सा एक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर पास हुआ। इसमें तो हमने देख लिया कि रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया, और फिर पिट्स इंडिया एक्ट पास हो गया, फिर एक्ट ऑफ 1786 पास हो गया, उसके बाद एक्ट ऑफ 1793 पास हो गया, फिर 1813, 1833 ये सब पास हुआ, 1853 पास हुआ, ये सब हो गया अपना कंपनी रूल, है ना। ये देखिए हम लोग अभी इसकी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़े हैं। अभी हमें कुछ चीज़ें इतनी याद है, कुछ रिमाइंड है, कुछ रिमाइंड नहीं है, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें सारी चीज़ें धीरे धीरे रिमाइंड होने लगेंगी। चलिए आगे का ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन करते हैं। ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सोवर्निटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ब्रिटिश क्राउन डिसाइड करता है कि इंडिया के ऊपर सोवर्निटी को अज्यूम करना किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। कौन से एक्ट के द्वारा? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बेसिकली 1857 में हो गई थी क्रांति, तो अब ब्रिटिश इंडिया का तो पॉसिबल नहीं था भारत में रह पाना और फिर से उतना रूल कर पाना। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो ब्रिटिश क्राउन ने अज्यूम कर लिया इंडिया के सॉवर्निटी की, भाई अब हम चलाएंगे इंडिया को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज रीनेम्ड एज द वायसराय ऑफ इंडिया, है ना। तो जो गवर्नर जनरल नाम था उसको रीनेम कर दिया और उसको बदल दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया में, और ही बिकम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब ये जो वायसराय था ना, अब वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो गया किसका? ब्रिटिश क्राउन का। कि वायसराय है तो समझ लो ब्रिटिश क्राउन ही है वो इंडिया में बैठा, उसको इतना ज़्यादा पावर दे दिया गया। आगे देखते हैं। कैनिन बन गए, लॉर्ड कैनिन बिकम द फर्स्ट वायसराय ऑफ द इंडिया। चलिए तो फर्स्ट ये क्वेश्चन आता ही है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और आएगा ही। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, और फर्स्ट वायसराय कौन था, है ना। ये तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कम टू एन एंड। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि अपना कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, इन सबको क्या खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? एक नई पोस्ट, अ न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड, है ना। एक नई पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की क्रिएट की गई इंडिया के लिए। आगे देखते हैं। इट वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ 15 मेंबर। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी ना, इसमें कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे। इट रिसीव द पावर सो लॉन्ग एंजॉय बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। इट रिसीव द पावर सो लॉन्ग एंजॉय बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बेसिकली ये यहीं से पावर लेता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ, इनसे ज़्यादा ही पावर अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास थी। आगे देखते हैं। काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज टू बी एडवाइजरी इन नेचर। तो ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी ये एडवाइजरी थी नेचर में, ऐसा कुछ इसका जो डिसीजन था या रिकमेंडेशन था बाउंड नहीं था किसी पे। एंड इन मोस्ट केसेस द इनिशिएटिव एंड द फाइनल डिसीजन रिमेन्स विथ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ओके, चलिए आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल, अब 1853 का काउंसिल एक्ट खत्म हो गया, उसके सारे पॉइंट हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ ये क्या करता है? ये इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 था ना, उसने इनिशिएट किया कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का लॉ मेकिंग में। द एक्ट रीस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉ
to the provinces of Madras, Bombay and thus initiating the process of decentralization. तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का पहला प्रोविजन तो यही इंपॉर्टेंट है कि इसने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को बोला कि वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, और दूसरा इसने रीस्टोर कर दिया लेजिस्लेटिव पावर को, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉ टू द प्रोविंसेस ऑफ मद्रास एंड द बॉम्बे एंड दस इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। बेसिकली यही हुआ कि ये जो अपना चार्टर एक्ट 1861 था, इसने मद्रास और बॉम्बे जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू कर दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर, उनको अपना सेपरेट पावर वापस कर दिया और उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक्ट एम्पावर द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी, है ना। तो कौन सा ऐसा एक्ट है जिसने वायसराय को ये एम्पावर दिया, ये पावर दिया कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861 का काउंसिल एक्ट। उसके बाद विच वर नॉट इन रिमेन इन फोर्स ऑफ मोर देन 6 मंथ, जो कि 6 महीने से ज़्यादा फोर्स में नहीं रहेगा। फिलहाल का सिनेरियो भी यही है कि कुछ ऐसे आर्टिकल, कुछ ऐसा प्रोविजन दिया जाता है हमारे इनको प्रेसिडेंट को, है ना। आगे चलते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये क्या करता है? इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर बोथ इन द सेंट्रल एंड द प्रोविजनल and the provincial legislative council, but maintained the official majority in them. Okay, तो इसमें यही बताया गया है कि इसने इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 ने इंक्रीज किया नॉन ऑफिशियल मेंबर को दोनों ही सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन मेंबर वर ग्रांटेड the right to ask question and discuss the budget in the legislative council। तो इंडियन जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको ये ग्रांट कर दिया गया ये राइट कि भाई आप अपने बजट पे डिस्कशन भी कर सकते हैं और क्वेश्चन भी राइज कर सकते हैं। ये सब किस एक्ट के थ्रू हुआ था? ये सब हुआ था अपने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू। आगे देखते हैं। इलेक्शन, दिस एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। द वर्ड इलेक्शन वाज नॉट केयरफुली अवॉइडेड इन इट। ओके, तो इस एक्ट ने इलेक्शन के प्रिंसिपल को भी अपने प्रोविजन में इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि द वर्ड इलेक्शन, ये जो इलेक्शन वर्ड है, इसको बहुत ही केयरफुली अवॉइडेड किया गया था, कि अवॉइड किया गया था, बट ये प्रोविजन इलेक्शन का था, बट वर्ड इलेक्शन नहीं डाला गया था। बेसिकली यही बात है ना। आगे देखते हैं हम। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 was also known by the name of Morley-Minto रिफॉर्म। अगला है क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 1909 में, जिसको कि मार्ले-मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। provided for the first time for the association of Indians with an executive council of viceroy and governor, है ना। तो इस मार्लियामेंटो रिफॉर्म ने क्या किया कि इसने पहली बार एक एसोसिएशन को प्रोवाइड किया, प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विथ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय एंड गवर्नर। तो वही है कि एक मेन इसमें बात ये बताई गई है कि जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म था, उसने पहली बार ये प्रोवाइड किया कि एक इंडियन का एसोसिएशन होना चाहिए, किसके लिए? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय के साथ। उसके बाद क्या बताया गया है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वही जो यहाँ पे एक एसोसिएशन होना चाहिए था, तो इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, वायसराय के काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे भारतीय बन गए जिन्होंने ज्वाइन किया था वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। आगे देखते हैं। He was appointed as the law member। कैसे अपॉइंट हुए थे? एक लॉ मेंबर। ओके, द फंक्शन एंड द साइज ऑफ लेजिस्लेचर बोथ इन द सेंटर एंड इन द प्रोविंसेस वाज इनलार्ज, है ना। तो दोनों की साइज को इनलार्ज किया गया, किसमें? मार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 में। मेंबर ऑफ द काउंसिल वर गिवन राइट ऑफ डिस्कशन एंड आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन।
जो मेंबर थे जो ये सेंटर एंड लेजिस्लेटिव में जो सॉरी प्रोविंसेस में जो मेंबर को बढ़ाया गया, उन सारे मेंबरों को क्या किया गया कि ये राइट दिया गया डिस्कशन करने का, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का। एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में आता है कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से एक्ट ने प्रोवाइड किया था, तो माले मिंटो रिफॉर्म 1909। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड मिंटो कम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो जो हमारे मिंटो थे वो क्या बन गए, फादर ऑफ बन गए कम्युनल इलेक्टोरेट, ऐसे उनको जाना जाने लगा। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, है ना, 1919, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, नोन बाय द नेम ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये एक्ट क्या करता है, पहली बार अडॉप्टेड डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पहली बार अडॉप्ट करता है डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को। एंड आगे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन was extended by the providing separate electorate for Sikh Indian Christian European Anglo Indians, है ना। तो इसने क्या कर दिया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 ने और ज्यादा इनहेंस कर दिया किसको, और ज्यादा क्या कर दिया, और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया किसको, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। और लोगों को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देकर किसको किसको और लोगों को दिया था, सिख को दिया था, इंडियन क्रिश्चियन को दिया था, यूरोपियन को दिया था और एंग्लो को दिया था। आगे देखते हैं, इट इंट्रोड्यूस बाईकैमरलिज्म इन सेंट्रल लेवल। इसने सेंट्रल लेवल में बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। इट सेपरेटेड वेरियस सब्जेक्ट एज द सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट। इसने सेंट्रल एंड प्रोविजनल के सब्जेक्ट को भी क्या किया था, सेपरेट किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव कुड मेक लॉ फॉर होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव कुड मेक लॉ फॉर होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। आगे देखते हैं, इट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंसेस। उसके बाद क्या क्या ये अपना जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया। आगे देखते हैं, प्रोविजनल सब्जेक्ट वर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो सॉरी हाँ, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, प्रोविजनल नहीं सॉरी, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे वो दो पार्ट में डिवाइड हुए थे, ट्रांसफर एंड रिजर्व। फर्स्ट टाइम और पहली बार क्या हुआ था, पहली बार द टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज यूज कब, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1919 के अंदर। आगे देखते हैं, अंडर दिस एक्ट द कमीशन वाज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड ओवर 10 ईयर, after 10 year which will review the working of this act and presented its report। तो इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये किया गया कि एक कमीशन बनाया जाएगा। ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था अपना 1919 का, इसके 10 साल बीतने के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि देखेगा कि ये जो अपना क्या रिफॉर्म था ये कितना सुटेबल, कितना अच्छा है, कितना इफेक्टिव है इंडियन के लिए। इन नवंबर 1927, दैट इज 2 ईयर बिफोर द शेड्यूल, है ना, कि 10 साल का था लेकिन बिफोर द शेड्यूल होके ये 1927 में ही आ गया था। ओके, 1927 में ही आ गया। अब क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 member स्टेटरी कमीशन अंडर अ 7 member स्टेटरी कमीशन अंडर द, कहाँ चला गया, एक सेकेंड, 7 member British government announced the appointment of 7 member statutory commission under the chairperson of Simon to report the condition of Indian under its new constitution, है ना। तो जो ये कमीशन बनाया जाने वाला था 10 साल बाद, उसको 2 साल पहले ही बुला दिया गया। कब बुलाया गया, नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस कर दिया गया। और इसमें 7 मेंबर थे। इसमें कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, जो कि एक स्टेटरी कमीशन था और इसका चेयरपर्सन था साइमन, है ना, साइमन था इसका चेयरपर्सन। क्या करने के लिए बुलाया गया था, तो
रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था कि क्या कंडीशन है इंडिया के अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वही अपना पार्लियामेंट और रिफॉर्म के बाद इनकी क्या कंडीशन है इंडिया की। आगे देखते हैं। कमीशन वॉज हेंस कॉल साइमन कमीशन। चेयरपर्सन चूंकि क्या थे, साइमन थे, तो इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन दे दिया गया। तो साइमन कमीशन को कब बुलाया गया था? 1927 में बुलाया गया था। कौन से रिफॉर्म का रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिफॉर्म पे रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पे रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस्टेब्लिश करता है इस्टेब्लिश ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट यूनिटी। ओके, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933 था, ये इस्टेब्लिश करता है ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें कि कंसिस्ट करता है प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट को एज अ यूनिट। हालांकि ये चीजें बहुत ज्यादा देर तक क्या अपने अस्तित्व में रहती नहीं है। आगे देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस डायरकी इन सेंटर एंड एबोलिश द सेम इन द प्रोविंसेस। इसने जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ना, इसने सेंटर में तो डायरकी इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन प्रोविंसेस में इसको एबोलिश कर दिया। इसके बाद क्या है? इट प्रोवाइडेड for the establishment of the Reserve Bank of India to control the currency and the credit of the country। आगे देखते हैं क्या है। Principle of the communal representation were further extended by the providing separate electorate of the scheduled caste, women and the labor। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सबसे जो मेजर चीज हुई थी वो यही हुई थी कि जो प्रिंसिपल, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल था, उसको इतना एक्सटेंड कर दिया गया कि अब वो शेड्यूल कास्ट, विमेन और लेबर को भी दिया जाने लगा, है ना। उसके बाद क्या होता है? फेडरल कोर्ट वाज सेटअप। फेडरल कोर्ट वाज सेटअप इन 1937 थ्रू दिस एक्ट। तो फेडरल एक्ट को सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। रिजर्व बैंक को सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को 35 के अकॉर्डिंग। एंड द अपना क्या है, कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव को और एक्सटेंड किया गया, है ना। उसके बाद देखते हैं। दिस एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड इस्टेब्लिश्ड टू न्यू प्रोविंसेस, सिंध एंड ओडिशा, है ना। कि इसने, दिस एक्ट ने, 1935 के एक्ट ने क्या किया? सेपरेट किया बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से और इस्टेब्लिश किया किसको? दो नए प्रोविंसेस को, जिसका नाम था सिंध एंड ओडिशा। उसके बाद क्या होता है? इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म आउट 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो जो 11 प्रोविंसेस थी, इसमें से 6 में इसने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इंडियन, अब लास्ट हमारा आ जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। डिक्लेयर इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट एंड sovereign nation on 15 August 1947। Abolish the office of Viceroy and a Governor General was appointed for each dominion, है ना। दो, क्योंकि डोमिनियन बना था अपना, पाकिस्तान भी बना था। उसके बाद क्या होता है? इट ड्रॉप द टाइटल, और इट ड्रॉप जो अपना क्या बोलते हैं, इंडियन का इंडिपेंडेंट एक्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 था। ये ड्रॉप करता है टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया का एंड फ्रॉम द रॉयल टाइटल ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, है ना। तो इसने अपने एम्परर ऑफ इंडिया के टाइटल को भी ड्रॉप कर दिया। चलिए, हमने पढ़ लिया। इसमें जो जो डिटेल दी गई थी उसको बहुत ही अच्छे से हमने ध्यान से पढ़ा। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा वो कितना सही था और कितने सही तरीके से हमने समझा है। तो मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगी ना, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आप उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं तो हर जगह अवेलेबल नहीं हूँ। लेकिन आप जब आंसर देंगे ना, तो आपको खुद ये पता चलेगा, खुद ये समझ में आएगा कि नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। और अगर आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं तो वो सही डायरेक्शन में आंसर कर पा रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है? विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड एंड ट्रेड इन इंडिया। कि ऐसा कौन सा ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट था जिसने एबोलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो चार्टर एक्ट 1813 हमें पता है ना। चार्टर एक्ट 1813 हमने ऊपर भी पढ़ा है। आगे देखते हैं। By which of the following act Legislative Council of the India receive the power to discuss budget? है ना। कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो कौन से एक्ट के थ्रू, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी वो कौन से एक्ट के थ्रू पावर रिसीव करती है बजट को डिस्कस करने का? तो इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट
द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, कि कौन से एक्ट के थ्रू ऐसा प्रोविजन किया गया कि एक इस्टेब्लिश किया जाए सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, आगे देखते हैं। विथ द रेफरेंस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। with reference of to the establishment of supreme court which of the statement are correct, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एकदम सही है, हमने जैसे ही अभी जस्ट ऊपर ही पढ़ा है। लेमिस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, लेमिस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। देखते हैं, अच्छा यही दोनों ही है, तो लेमिस्टर तो इसके चीफ जस्टिस नहीं थे, इनका नाम कुछ और था, तो ये हो गया अपना एक, है ना, ओनली वन हो गया हमारा सही आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि सर एलिस इम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट, तो लेमिस्टर तो नहीं थे, सर एलिस इम्पे थे, जो कि इस पहले चीफ जस्टिस बने थे अपने सुप्रीम कोर्ट के। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट in India created? By which one of the following act was the federal court in India was created? By none of them. Federal court was established, तो federal court in India was established by Government of India Act 1935 on 1st October 1937। तो जो फेडरल कोर्ट था वो एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जो कि ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। और कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को। ओके, एंड सर म्यूरिस ग्रे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, एंड सर म्यूरिस ग्रे क्या बने थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे। चलिए आगे देखते हैं। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? फेडरल कोर्ट कब बना था? 1937 में बना था। कब बना था? 1937 में बना था। चलिए ये मैच करने को है, देखते हैं इसमें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, permission of the English missionaries to work in India, and the appointment of the law member in the Governor General of the Council। तो चलिए देखते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब इस्टेब्लिश किया गया? तो हमें पता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया था कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1783 में। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो हमें पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू किया गया था। एंड द परमिशन टू द इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, ये शायद इसको किया गया था 1813 में ही किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल को चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे डिटेल दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, एस्टेब्लिश ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, चार्टर एक्ट 1813, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, एंड द चार्टर एक्ट 1833, अपॉइंटेड ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। In the context of Indian history, the principle of diarchy refer to, तो इसका आंसर हो जाएगा डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इन डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरी। कि हमारा जो प्रिंसिपल है डायरकी का, वो क्या रेफर करता है? तो वो रेफर करता है कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड, कि सब्जेक्ट का डिवीजन प्रोविंसेस में 2 कैटेगरी में डिवाइड करने को देखता है। चलिए इसको और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। जो डायरकी है ना, डायरकी कहाँ से ड्राइव हुई है? फ्रॉम ग्रीक वर्क डी एंड आर्क से, जिसका मीनिंग क्या होता है? डबल रूल। तो डायरकी का मीनिंग क्या होता है? डबल रूल होता है मीनिंग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर टू द डिवीजन ऑफ legislation subject into central and provincial categories। ओके, तो आपने इतना समझ लिया कि क्या है डायरकी का मतलब क्या है, और इसका इस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या हिसाब है। ये यही है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर द
डिवीजन ऑफ लेजिस्लेशन सब्जेक्ट इनटू सेंटर एंड प्रोविंशियल कैटेगरी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन द सेंट्रल लेवल। डायरकी को सेंट्रल लेवल पे कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू डायरकी को सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, साइलेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने पहले पढ़ा है, तो फिर इसमें क्या साइलेंट फीचर अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को जरूरत है तो मैं एक बार इसको बता ही देती हूँ। चलो, Silent feature of the Government of India Act 1935. Diarchy was introduced at the central level instead of the provinces as in wise to the Government of India Act 1919. उसके बाद क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 proposed to set up all India Federation comprised of the British India provinces and the princely state. तो बेसिकली इसमें यही सब डायरकी के बारे में ही इंट्रोड्यूस किया गया कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल इंस्टेड ऑफ द प्रोविंसेस एंड इनवाइज इन द सेंट्रल ऑफ इंडिया एक्ट 1990, है ना, कि सेंट्रल इंडिया एक्ट 1990 को इनवाइज किया, इसने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसमें बेसिकली यही सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट रिमेन्स इनएक्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, रिमेंडेड intact under the government of India Act 1935 and the Burma was separated from the India with the effort from the April 1937। ये सब सारी चीजें हमने देखी है पहले, है ना। इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या एबोलिश कर दिया? एबोलिश किया काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विच वाज क्रिएटेड इन 1858। यही सब बात इसमें दिया गया है कि फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया 1937 में एंड सर मॉरिस ग्रे बने थे फर्स्ट चीफ जस्टिस एंड अपना क्या सेंट्रल बैंक वाज द एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा हो गया। चलो, साइलेंट फीचर यही सब है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसको आप पहले वाली वीडियो को थोड़ा पहले करके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप द डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। देखिए मल्टीपल टाइम आया है ना, हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक्ट ऑफ 1919 वाज एसोसिएटेड विथ। तो 1909 का जो एक्ट है वो एसोसिएटेड किस चीज से एसोसिएटेड है? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट से, डिसेंट्रलाइजेशन से, डायरकी से, या लेजिस्लेटिव काउंसिल से? तो हमें पता है किसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो क्या है? वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का प्रिंसिपल फीचर क्या था? तो प्रिंसिपल फीचर है कि इसने इंट्रोड्यूस किया डायरकी को इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है, इसने इंट्रोड्यूस किया था डायरकी को इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। हाँ, इसने किया था। देन इसने इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम को। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999? नहीं, इसने इंट्रोड्यूस नहीं किया था सेपरेट कम्युनल ऑफ इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम को। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, और ज़्यादा एक्सपेंड किया था इसको, और सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के द्वारा। आगे देखते हैं, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाई सेंटर टू द प्रोविंसेस, सेंटर टू द प्रोविंसेस, ये सही है, तो हमारा आंसर हो गया सी। चलिए आगे देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग voting right to all the women above the age of 1927। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है ना। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वीमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर, ये सही आंसर है। तो ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने वेमेन को रिजर्व सीट दिया लेजिस्लेचर में, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 ने ऐसा कोई भी वोटिंग राइट वेमेन को नहीं दिया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द इंडियन सिविल सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओके, करेक्ट आंसर को देखना है इसमें, तो हम देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919
provided for the separate examination of for the Indian civil services which was to be held in India. सही है. And in Indian civil services in 1941 the percentage of Indian was more as compared to European, was more as compared to यूरोपियन. ओके, चलिए आगे देखते हैं. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. चलिए, क्या हो गया भाई? चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम. Which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? Constitutional autocracy का प्रिंसिपल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? कौन से एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? तो हमें पता है कि ये इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने. कौन से आर्टिकल ने इंट्रोड्यूस किया था एक्ट ने? 1935 में. देखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल autocracy was introduced by the Government of India Act 1935. This act vested executive authority of provinces in the governor and the center in the Governor General on the behalf of the Crown. Okay, autocracy, constitutional autocracy को introduce किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. और ये एक्ट क्या करता है? वास्ट करता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंसेस इन द गवर्नर एंड सेंटर की जो अथॉरिटी है वो गवर्नर जनरल को देता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन. आगे देखते हैं. इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियन लेजिस्लेचर को फर्स्ट टाइम बाईकैमरल कौन से एक्ट ने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ने किया था इंडियन लेजिस्लेचर को पहली बार बाईकैमरल. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर? which of the act introduced bicameral legislature at center? हमें पता है, अभी पढ़ा हमने ऊपर 1919. power of the president to issue ordinance on the relic of ये कब हुआ था? कब अपने प्रेसिडेंट को पावर दिया गया था कि सॉरी ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. चलिए आगे देखते हैं. Which act for the first time made it possible for the Indian to take some share in the administration of their country? ये हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा. आगे देखते हैं. In distribution of the power between center and state as in the Constitution of India is the base on which of the following planes? कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर और स्टेट और सेंटर के बीच इसको इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान? कौन से प्लान के थ्रू पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन को जस्टिफाई किया जा सकता है? तो हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फेडरल सिस्टम एंड द डायरकी एट द सेंटर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय एक्ट ऑफ 1935. तो फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट सेंटर कौन से इंडिया एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. की ऑल इंडिया फेडरेशन को वाज इंक्लूडेड. ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश करने का प्रोविजन कौन से एक्ट में इंक्लूड था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंक्लूड था. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया? तो ये भी हमारा हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है फेडरल पॉलिटी इंडिया में? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना. चलिए आगे देखते हैं.
फेडरेशन established under Article 1935 रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू द रेसिड्यूरी पावर। अब देखिए फेडरेशन इस्टेब्लिश किया गया किसके थ्रू, एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू। तो रेसिड्यूरी पावर किसको दी गई, गवर्नर जनरल को दी गई, ऑब्वियसली गवर्नर जनरल को ही दी जाएगी। आगे देखते हैं, इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर वाज गिवन टू द, हमें पता है गवर्नर जनरल, अभी हमने पढ़ा है ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट constituent in the constitutional history of the India as adopted in the Government of India Act 1935, a written constitution for country। इसका आंसर हो गया a written constitution for country। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of the India as adopted in the Government of India Act 1935, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, one amongst the following was not the silent feature of the Government of India Act 1935। इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का साइलेंट फीचर नहीं है। तो हम देखते हैं, तो एक्ट इसमें क्या है, पहला आंसर क्या है, एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए एक्ट प्रोवाइड करना क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फेडरेशन नहीं है, तो है ये था। सेकंड, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट वर अलॉटेड टू द प्रोविजनल लेजिस्लेचर। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट हमने अभी ऊपर 3-4 बार लाइन में पढ़ के आया है कि ये जो रेसिड्यूरी पावर था, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट था, इसको किसको अलॉट किया गया था, गवर्नर जनरल को अलॉट किया गया था। तो गवर्नर जनरल किससे रिलेटेड है, सेंटर से रिलेटेड है, प्रोविंसी से तो रिलेटेड है नहीं, है ना। हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्या देखते हैं, वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट इज द मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट गिव द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो इसने हमें इंडिपेंडेंस तो दी नहीं। इट इनवाइज द पार्टीशन ऑफ इंडिया, नहीं ये भी नहीं हुआ। इट एबोलिश द नेटिव स्टेट, ये भी नहीं हुआ। तो क्या है कि ये मेन सोर्स है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one of the following act laid the separation of Burma from the India। हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बर्मा को सेपरेट किया, सिंध और एक और प्रोविंसीज को, सिंध और उड़ीसा प्रोविंसी को बनाया, सिंध और उड़ीसा प्रोविंसीज को फॉर्म किया, हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। ओके ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही से आंसरेबल नहीं है, तो हम इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, the proposal for the forming of the constitution of India by an elected constitutional assembly was made by। ये जो प्रपोजल था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए होगी, बनाई जाएगी। ये कौन सा प्रपोजल था, तो ये प्रपोजल था क्रिप्स मिशन का। चलिए इसको देख लेते हैं। प्रपोजल ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया after the end of the Second World War by the elected constituent assembly was made by the Cripps Mission 1942। आगे देखते हैं, objective of the Ilbert Bill in reference to the colonial rule in India was। तो बेसिकली इसमें यही पूछा गया है कि इल्बर्ट बिल का रेफरेंस क्या था कॉलोनियल रूल में। आगे देखते हैं, इट ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन एट इक्वल स्टेटस फॉर एज द पैनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट वाज कंसर्न्ड। तो क्या उसने इंडियन और यूरोपियन को इक्वल स्टेटस दे दिया कि जो पैनल होगी, जो यूरोपियन पैनल होगी या जो इंडियन पैनल होगी, वही सबके इक्वली सुनेगी। क्योंकि अपना जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें प्रोसेस ये होता था कि जो यूरोपियन होते थे उनके जो जजमेंट होते थे, उनकी जो क्या कहा जाता, कोर्ट में जो पेशी होती थी वो यूरोपियन ही सुनते थे और इंडियन की यूरोपियन सुनते थे। ऐसा नहीं कि कोई इंडियन जज सुन लिया इंडियन की। ओके तो क्या इसमें इक्वालिटी दी गई, तो इक्वालिटी इल्बर्ट बिल बेसिकली इसीलिए बनाया ही गया था कि वो इंडियन और यूरोपियन को एक इक्वल स्टेटस दे सके। हालांकि ये बहुत आया नहीं ऐसे क्या प्रैक्टिस में बहुत आया नहीं, लेकिन इल्बर्ट बिल बनाया गया था इसीलिए कि ये इंडियन और यूरोपियन को इक्वल स्टेटस दे सके एज फॉर एज द पैनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न्ड, है ना। आगे देखते हैं, चलिए इल्बर्ट बिल को एक बार थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस इन 1883।
1883 में इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर ब्रिटिश इंडिया बाय वायसराय लॉर्ड रिपन। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। हु प्रपोज द अमेंडमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ in the country at that time and allow Indian judge and the magistrate the jurisdiction of try to British offenders in the criminal cases at the district level, something which sometime which was not allowed at that time, something which was not allowed at that time, है ना। कि ये ऐसा प्रोविजन था जो कि उस टाइम मैंने अभी बताया ना कि जो ब्रिटिशर्स थे उन वो अपने ब्रिटिशर्स का रिपोर्ट का जो क्या बोलते हैं उसको ज्यूरिडिक्शन था उसको खुद ही अपने अंडर में रखते थे। तो बेसिकली इल्बर्ट बिल ने इंडियन और यूरोपियन के ज्यूरिडिक्शन के इक्वलिटी के बारे में बात कही थी, जो कि लॉर्ड रिपन वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा लाई गई थी। और कब लाई गई थी? 1853 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान in the constituent assembly to decided allot member seat in each provinces, one representative was the ratio of population। तो कौन सा पॉपुलेशन रेशियो पे दिया गया? कि 1 लाख पे दिया गया। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था ना, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो सीट अलॉट करने का डिसीजन लिया था उसका रेशियो क्या था कि एक सीट कितने पॉपुलेशन पे दी जाएगी। तो एक सीट 10 लाख लोगों के पॉपुलेशन पे दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था? विलियम वुड कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन वर सर पिथिक लॉरेंस एंड द स्टेटफोर्ड क्रिप्स एंड ए.बी. अलेक्जेंडर। 3 ही मेंबर थे, तो हमें याद रखने की जरूरत है कि लॉरेंस भी थे, स्टेटफोर्ड क्रिप्स भी थे। इन्हीं के नाम पे तो ये चेयरमैन रहे होंगे ऑब्वियसली। क्रिप्स कैबिनेट मिशन बना तो क्रिप्स मिशन में ये चेयरमैन रहे होंगे, एंड ए.बी. अलेक्जेंडर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुई थी? कैबिनेट मिशन 1946 के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ था। क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म फ्रॉम 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज कौन था? सी राजगोपालाचारी। जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई 1946 में तो वाइस प्रेसिडेंट जो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वो कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। ओके, चलिए देखते हैं। 24 अगस्त 1946 इंटरिम गवर्नमेंट वाज announced on a condition that interim government would take charge latest by 2nd September 1946. Viceroy was the president of the executive council while the Jawaharlal Nehru was designated as the vice president of executive council। चलिए आगे देखते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया कि 24 अगस्त 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस किया गया था, है ना, ऑन द कंडीशन दैट इंटरिम गवर्नमेंट वुड टेक चार्ज लास्टेस्ट बाय द 2nd सितंबर 1946 तक। अगस्त में ये किया गया अनाउंस और कि बोला गया कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट अपना चार्ज लेगी 2 सितंबर 1946 तक। और वायसराय वाज प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि वाइल जवाहरलाल नेहरू को डिजिग्नेट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। जो वाइसराय होता था वो प्रेसिडेंट होता था और जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946 एडी। 1946 एडी तो कौन नहीं था? डॉक्टर राधाकृष्ण नहीं थे। आगे देखते हैं। According to the Webel plan, number of Hindu and Muslim member in the executive council was to be equal। वेबल प्लान ये था कि जो हिंदू और मुस्लिम मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो इक्वल होंगे। एंड द सेकंड, दिस इज द एजर्शन एंड इसका रीजन क्या था? वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। वेबल क्या सोचते थे कि ये जो अरेंजमेंट हो जाएगा इक्वालिटी का हिंदू और मुस्लिम के बीच, वो पार्टीशन को अवॉइड कर देगा। तो इसमें क्या है? पहला ट्रू है लेकिन दूसरा गलत है, पहला ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
हु गेव, किसने दिया था ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया पहली बार कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए होगी। स्वराज पार्टी 1934 स्वराज पार्टी 1934, इसे लिए 26 नवंबर का दिन भी रखा गया था। इन्हीं के मतलब क्या एक ट्रिब्यूट करने एक इनको रिस्पेक्ट करने के लिए। देखते हैं, Swaraj Party in its conference in Ranchi in May 1934 presented the policy of Constituent Assembly. It was to be composed of Indian representative elected on the basis of adult franchise, first occasion when Indian demanded for the Constituent Assembly. तो जो स्वराज पार्टी थी उसने अपने रांची के कॉन्फ्रेंस में 1934 में प्रेजेंट किया कि एक पॉलिसी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कंपोज करेगा, जो कैसे कंपोज होगा, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन के साथ अपना क्या होगा, कंपोज होगा, और जिसमें कि अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे ये इलेक्शन होगा। और ये पहला ओकेजन था जबकि स्वराज पार्टी ने इंडियन के द्वारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को की डिमांड उठने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following statement are true in the relation of the Constituent Assembly? Constituent Assembly के relation में क्या true है? तो Constituent Assembly Assembly was based on the adult suffrage, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। Next, Assembly was a result of direct election. Assembly was the result of Assembly direct election का result थी, 100% नहीं थी। डायरेक्ट इलेक्शन 100% का डायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ ही नहीं था, अडल्ट फ्रेंचाइजी से नहीं हुआ था, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने इलेक्ट किया था असेंबली के मेंबर को। और कुछ प्रिंसली स्टेट के लोगों ने, कुछ प्रिंसली स्टेट वालों ने क्या किया था, इलेक्ट किया था, डायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ नहीं था। आगे देखते हैं, असेंबली वाज द मल्टी पार्टी बॉडी थी, हाँ थी। एंड हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म में जो क्रिटिक्स हैं वो ये मानते नहीं है, बट यहाँ पे दिया हुआ है और चूंकि आंसर में भी दिया हुआ है तो हमें एक बार इस पे ध्यान देना पड़ेगा। असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमिटी, हाँ तो ये बिल्कुल 100% ट्रू है। तो ओनली 4 है नहीं, तो हमें 3-4 का ऑप्शन लेना पड़ रहा है कि असेंबली तो बहुत सारे ड्राफ्टिंग कमेटी और कितनी सारी कमिटियां बनी थी, तो ये तो एकदम फैक्ट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following statement are correct regarding the Indian Constituent Assembly? Indian Constituent Assembly के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? It was not based on the adult franchise, 100% true. It resulted from direct election, नहीं. It was not the multi-party body, नहीं, multi-party body थी ये. It worked through several committee, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सही ए को डी सही हो, ए एंड डी सही हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है असेंबली के बारे में। इट वर्क विथ द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम इज द ड्राफ्टिंग कमिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और ये सही भी है। Minority community like Christian, Anglo-Indian and the Parsi were adequately represented in the assembly, ये भी सही है। It was elected on the basis of universal adult franchise, ये इनडायरेक्ट, ये अपना इनकरेक्ट है कि it was elected on the basis of universal adult franchise। इन्होंने प्रोसेस तो, इन्होंने डिमांड तो यही की थी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पे ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए थी, लेकिन जो फॉर्मेशन हुआ था उसका वो इस बेस पे हुआ नहीं था। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट पॉइंट है यही कि ये एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे तो नहीं बनी थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इट इलेक्टोरेट प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल of the Act of 1935 which allow for the restricted franchise based on tax, property and the educational qualification, बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वर, कौन था?
इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, कि जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया वो कौन थे? वो नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट थे? नहीं। वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल थे? नहीं। वो इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग थे? नहीं। वो कौन थे? इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस के लोग थे। आगे देखते हैं। With reference to the Indian history, the member of the Constituent Assembly from the provinces were, with reference to the Indian history, जो member थे, the member of the Constituent Assembly from the provinces were, कौन से provinces से वो लिए गए थे? तो they elected by the provincial legislative assembly, they elected by the जो member थे अपने Constituent Assembly के, वो फ्रॉम विच प्रोविंसेस से लिए गए थे? तो वो इलेक्टेड किए गए थे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली से। नेक्स्ट देखते हैं, हु आर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड? हु आर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड? तो डायरेक्टली बाय द सॉरी, हाउ आर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो किस तरीके से इलेक्ट किए गए थे? तो डायरेक्ट बाय पब्लिक किए गए थे? नहीं। नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस थे? नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूल थे, इंडियन रूलर थे, और बाय प्रोविंशियल असेंबली थे, बाय प्रोविंशियल असेंबली थे। तो हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड थे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस असेंबली? कांग्रेस असेंबली की फर्स्ट मीटिंग को चेयर किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने चेयर किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया? हमें पता है, हम ऊपर 3 बार पढ़ के आए हैं। सॉरी, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसका डिफरेंस हमें देखना है। फर्स्ट डे, पहले दिन सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले दिन के सेशन को किसने चेयर किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आगे देखते हैं, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द फर्स्ट मीटिंग को किसने चेयर किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग को चेयर करने का अगर क्वेश्चन आता है तो सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाएगा। किसे बोला जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाएगा। ओके, ऑप्शन में लगाया जाएगा आपने सच्चिदानंद सिन्हा को। एक सेकंड, सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके, लेकिन जब बात आएगी चेयरमैन की तो राजेंद्र प्रसाद को चुना जाएगा। किसको चुना जाएगा? राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन चेयरमैन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, किस दिन इस्टेब्लिश हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को इस्टेब्लिश की गई थी। ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि मल्टीपल टाइम एग्जामिनेशन में आते हैं और मल्टीपल एग्जामिनेशन में आते हैं। आगे देखते हैं, फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन द, पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को ही पहला सेशन हुआ था। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड? दिसंबर 1946। हमें पता रहना चाहिए 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन द 9 दिसंबर 1946। हम ऊपर भी करके आए हैं ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या है, when did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? पहली बार Constituent Assembly कब मिलती है? तो पहली बार Constituent Assembly मिलती है अपनी 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखते हैं, resolution for the giving a constitution of to India was adopted by the Constituent Assembly on, कि ये रेजोल्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को दिया जाएगा, ये रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कब अडॉप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947 को। आगे देखते हैं, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल को किसने प्रपोज किया था? हमें पता है जवाहरलाल नेहरू साहब ने प्रियम्बल को प्रपोज किया था। आगे देखते हैं,
Who was the following presented the objective resolution? Objective resolution बेसिकली वो प्रियम्बल से ही रिलेटेड है। ये जो प्रियम्बल वाला पोर्शन है इसी से रिलेटेड है, इसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, जो कि हमारे प्रियम्बल का बेस बना था। तो ये हो जाते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब। आगे देखते हैं। in the relation to the formation of the constitution of India, which of the following statement are correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? resolution of objective by Nehru affected the making of the constitution। हाँ, इसने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग को अफेक्ट किया था। नेक्स्ट है प्रियम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एम्स, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर डायरेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, पीपल ऑफ इंडिया ही डायरेक्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। हैंड ऑफ द सीट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, नहीं, हेड ऑफ द स्टेट लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होता है, नहीं, हेड ऑफ द स्टेट लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। आगे देखते हैं। हाउ मेनी सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने कितने सेशन हुए थे? टोटल 12 सेशन हुए थे, टोटल 12 सेशन हुए थे। इस ये डिटेल देख लेते हैं, बार बार आता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 ईयर 11 मंथ 18 डे टू कंप्लीट इट्स हिस्टोरिकल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर 11 सेशन कवरिंग अ टोटल ऑफ 165 डे, है ना, कि टोटल कितना हुआ था? टोटल 11 सेशन हुआ था, टोटल 11 सेशन हुआ था। 11 ऑप्शन में नहीं है इसलिए 12 को लिया गया है, बाकी 11 सेशन हुआ था। और टोटल दिन कितने लगे थे? 165 दिन का सेशन कराया गया था। मतलब जो 11 सेशन हुआ था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, उसमें 165 दिन में इन लोग ने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी। Apart from these 11 session, one more session was held on 24 जनवरी 1915। तो देखिए 11 सेशन तो लिया गया था, लेकिन इसके बाद भी एक सेशन लिया गया 24 जनवरी 1950 को, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एबॉलिश कर दिया गया, है ना। इन विच द मेंबर अपेंडेड देयर सिग्नेचर, और 24 जनवरी 1950 को ही जो वहाँ मेंबर मौजूद थे उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना सिग्नेचर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। How much time of the Constituent Assembly took to form the Constitution of India? Okay, how much time of the Constituent Assembly took to form the Constitution? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म होने में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, ये लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, जिसमें कि क्या, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था? Originally the only Congress member of the drafting committee, member of the Constituent Assembly representing Rajasthan Princely State and the chairman of the Union Constitution Committee, chairman of the Union Constitution Committee। एक बार हम देखते हैं, ये राजस्थान में बेसिकली आया हुआ है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से कवर कर लेते हैं कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहला वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था? CH मुखर्जी थे। ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी में जो सिर्फ एक कांग्रेस मेंबर थे वो KM मुंशी थे। एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान प्रिंसली स्टेट, राजस्थान प्रिंसली स्टेट के जो अपने रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था VT कृष्णामाचारी। VT कृष्णामाचारी नाम ऐसा है कि लोग साउथ का समझेंगे, लेकिन ये राजस्थान के थे। चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन था? चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हु अमंग फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? तो चेयरमैन अभी हमने पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे देखते हैं। एक बार ये पॉइंट देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी विथ अदर प्रोमिनेंट कमिटी। ओके, जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, अदर कमिटी एंड उसके चेयरमैन। तो बेसिकली ये है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई थी और उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, और अदर कमेटी थी कमिटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर। इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
फिर स्ट्रिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमें पता है कौन थे? अपने भीमराव अंबेडकर साहब थे। उसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट मॉनिटरी माइनॉरिटी ट्राइबल एंड द एक्सक्लूड एरिया के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। तो और क्या है? दिस कमिटी हैड टू सब कमिटी। ये जो एडवाइजरी कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट एंड द ये फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी ट्राइबल एंड एग्जीक्यूटिव एरिया थी, इसकी दो सब कमिटी थी, जिसमें फंडामेंटल राइट एंड सब कमिटी इसके चेयरमैन जेबी कृपलानी थे एंड द माइनॉरिटी सब कमिटी के चेयरमैन एच.सी. मुखर्जी थे। चलिए आगे देखते हैं। फंडामेंटल राइट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसमें क्या बताया गया है? स्ट्रिंग बेसिकली इसमें चेयरमैन के बारे में ही पूछा गया है ना, चेयरमैन के बारे में ही, क्योंकि यूनियन पावर और ड्राफ्टिंग, तो ड्राफ्टिंग से ही हम समझ जाते हैं कि अगर ड्राफ्टिंग की बात आएगी तो भीमराव अंबेडकर का नाम होना चाहिए, है ना। भीमराव अंबेडकर का नाम होना चाहिए। चलिए ये पॉइंट का आंसर कुछ क्लियर नहीं है तो हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। एडवाइजरी कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड द ट्राइबल एंड द एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल, हमें पता था कुछ दिन पहले अभी 2 सेकंड पहले पढ़ के आए हैं। स्ट्रिंग कमेटी के कौन चेयरमैन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे अपने जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अपने भीमराव अंबेडकर। तो जवाहरलाल नेहरू दिया है, इसमें दिया है स्ट्रिंग कमेटी का शायद अपना राजेंद्र प्रसाद को की जगह पे के.एम. मुंशी को दे दिया है, इसकी वजह से ही यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया। आगे देखते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। बेसिकली आप लोग ना ये जो कमिटी और उनके चेयरमैन है इसको अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा कि कमिटी ऑन द, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या तो अगर आपके पास घटना चक्र होगी तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये कमिटी के चेयरमैन को के नाम को आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। Who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? हमें पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमें पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया, ड्राफ्टिंग कमेटी ज्यादातर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो अपना भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी? क्योंकि इसने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ड्राफ्ट करा था, इसने ही सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो गया। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अभी पढ़ के आए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर वी आर अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर? कितने अदर मेंबर थे? 6 अदर मेंबर थे, एक चेयरमैन थे, 7 मेंबर हो गए टोटल। ओके चलिए आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? तो कौन कौन से मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे एन गोपाला स्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, और ये क्या नाम है इनका, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे, ये हमें पता है। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे एंड द एन गोपाला स्वामी थे। सी हो गया हमारा आंसर, क्योंकि सरदार पटेल और ये लोग तो चेयरमैन थे, तो ये मेंबर तो नहीं थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ड्राफ्टिंग कमिटी का मेंबर जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे मेंबर, इतना तो रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो मेंबर नहीं थे। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द वी आर अम्बेडकर। कब सेटअप किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को सेटअप किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था? बी एन राव। कौन? बी एन राव। ओके नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय? पहला ड्राफ्ट जो प्रिपेयर किया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसके थ्रू प्रिपेयर किया गया था? बी एन राव के थ्रू प्रिपेयर किया गया था। आगे चलता है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? तो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 को। आगे चलते हैं।
हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमीशन? नेशनल फ्लैग कमीशन के चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो देखते हैं कि क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। The design of the national flag, the design of the national flag was adopted by the Constituent Assembly of India in 22nd January July 1947। हम अभी पढ़ के आए हैं तो ये बिल्कुल सही है। Wheel of the national flag has 21 spokes। No, हमें पता है कि 24 होते हैं। Ratio of the width of the national flag 3:4 होता है, नहीं। तो आंसर हो गया हमारा सिर्फ एक। चलिए डिटेल देख लेते हैं। नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947, है ना। 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, है ना। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। आगे देखते हैं, इसमें 22 स्पोक्स होते हैं इसके व्हील में, एंड इसका रेशियो 2:3 होता है। क्या होता है? 2:3 होता है हमारे नेशनल फ्लैग का रेशियो। आगे देखते हैं। When was the third reading of the Constituent Assembly started? तो थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुई थी 17 नवंबर 1949 को, एंड कंप्लीट हुई थी 26 नवंबर 1949 को। तो ये ऑप्शन नहीं दिया है, इसके लिए इस आंसर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड, कब कंप्लीट हुआ था अपना? 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, वही है 26 नवंबर 1949 को ही कंप्लीट हुआ और 49 को ही अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड विच डेट? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, ये डेट हमें याद रहनी चाहिए। ये बेसिकली ये डेट हमारे प्रेमबल में भी लिखी हुई है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स इन द 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स, फुल्ली कम इनटू फोर्स इन 26 नवंबर 1950, बट कुछ कुछ इसके प्रोविजन 1949 में ही आ गए थे, ऐसे क्या एस्टेब्लिश हो गए थे। आगे देखते हैं। मेंशन द करेक्ट डेटा एट द करेक्ट डेट एट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की लास्ट डेट क्या थी? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी वॉज सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इन्यूगरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, क्यों इन्यूगरेट किया गया 26 नवंबर को ऐसा डेट कि कॉन्स्टिट्यूशन डेट मनाया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930, क्योंकि अपना 1930 में जो स्वराज इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ था, जिसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी और उसी दिन को इंडिपेंडेंट डे मनाया था, डे की तरह सेलिब्रेट किया था। इसलिए इन्होंने 26 नवंबर के दिन को, सॉरी 26 जनवरी के दिन को रखा था कॉन्स्टिट्यूशन को इनॉग्रेट करने के डे के नाम पे। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय, किसके थ्रू अडॉप्ट किया गया था? तो ये देख लीजिए। इंडियन पार्लियामेंट तो उस टाइम थी नहीं, गवर्नर जनरल का कोई अस्तित्व था, लेकिन अब तो भारत आज़ाद हो गया था। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट तो क्यों ही अडॉप्ट करेगा, तो अडॉप्ट किया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और बनाया भी उसी ने था। आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। देखिए क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के आ रहा है, अभी एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन द 26 नवंबर 1949, हमें पता है 26 नवंबर 1950 फुल्ली अडॉप्ट किया गया एंड फुल्ली स्टेब्लिशमेंट में आया था 26 नवंबर 1950 में। चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर। कब हुआ था, कब सेलिब्रेट किया जाता था? 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता था। कब सेलिब्रेट किया जाता था? 26 नवंबर को। चलिए आगे देखते हैं। वी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम, जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे वो कहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के लिए चुने गए थे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, जहां तक मुझे याद है कि वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। आगे देखते हैं। ईयर ऑफ द बर्थ एंड डेथ ऑफ द वी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का बर्थ एंड डेथ डे क्या है? 1891 में पैदा हुए और 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। चलिए इन विच ईयर
was जन गण मन adopted as the national anthem of the India? कौन से साल में? 1950 में। कौन से साल में? 1950 में। बेसिकली ये 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था, है ना। 24 किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्सेप्टेड जन गण मन एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन द 24 जनवरी 1950 में। ओके, चलिए। स्टेट इम्बल वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द सेम ही डेट है, 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी 1950 में। तो इम्बल जो स्टेट इम्बल है उसको कब अडॉप्ट किया गया था? तो उसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। चलिए, स्टेट इम्बल क्या है? स्टेट इम्बल विच इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द अशोका पिलर एट सारनाथ वाराणसी वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 को। तो जो सारनाथ में वो शेर है ना, चारों तरफ का चेहरा किए हुए, जो अशोका पिलर पे है वाराणसी में जो स्टेब्लिश है, उसके उसी को अपना स्टेट इम्बल बनाया गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारा स्टेट इम्बल क्या है? तो अशोका पिलर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द डिस्कशन ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस eventually led the passing of the Government of India Act 1935. Discussion on the third round table conference eventually led the passing of the Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 provided for the establishment of All India Federation of the to be based on the union of the provinces of British India and the princely state. कि इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि ये जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसके इसका जो रिजल्ट था इसी के द्वारा पास किया गया था, उसके रिजल्ट के रूप में ही, कि उसका जो डिस्कशन किया गया था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, उसमें जो जो पॉइंट आए थे उसी उसी को उसी को इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट, है ना। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन को, जो कि बेस्ड होती है यूनियन ऑफ प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया के एंड द प्रिंसली स्टेट पे। तो दोनों आंसर हमारे सही हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर ऑल नेसेसिटी ऑफ द कंट्री। The Constitution of India provided all necessity of the country and it is known or called as the adopted constitution. Adopted constitution इसको बोला, it is known or called as the adopted constitution. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें कि A and R both are true and not the correct explanation of A. Okay, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Deferment of the adult franchisee for 15 years was advocated in Constituent Assembly by मौलाना आजाद। मौलाना आजाद के द्वारा अडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 ईयर वॉज डिफॉर्मेटेड को क्या किया गया? एडवोकेट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। किसके द्वारा? मौलाना आजाद के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजर्शन क्या है? इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। हाँ है। इंडिया हैज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। हाँ ये भी है। तो दोनों सही है, लेकिन इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है इसीलिए ये डेमोक्रेटिक है, ये सही नहीं है ना। तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बाकी जो स्टेटमेंट दोनों है वो सही है। हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? किसने ये एडवाइस किया था कि जो हमारी कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको डिसबैंड कर देना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए, एबॉलिश कर देना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह इंडिया अपने आज़ादी के बाद? किसने तो दिया था? इन्होंने, गांधी जी ने बोला था। गांधी जी की यही मंशा थी कि कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए। उसके बाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का जबकि पार्टीशन हो रहा था? तो हमें पता है जेबी कृपलानी। ये 6 साल तक कंटिन्यू प्रेसिडेंट रहे हैं। तो आज़ादी से लेके पार्टीशन मतलब लास्ट जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके बाद आज़ादी तक यही अपना प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन
founding father of the Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions. This view is created to Ivor Jenkins, है ना. बेसिकली ये क्रिटिसिज्म है कि आइवर जेगिंस साहब ने ये बोला था कि इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस. तो कोई मिनिमाइज तो किया नहीं, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को चेयरमैन नहीं बना दिया गया और कितनी सारी सीट वगैरह दी गई अपने ST SC OBC लोगों को, है ना, सिटीजन्स को. तो इनको क्रिटिसाइज करना था तो वो तो कुछ किसी न किसी बेस पे करेंगे ही. आगे देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया. ये किसने कहा था? ये कहा था ऑस्टिन ने. किसने कहा था? ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था. ओके. आगे, हु सेड इंडिया इज क्वासी फेडरल स्टेट. ये किसने कहा था? केसी वेयर ने कहा था. देखिए ये स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आता है. मैंने जो इंडियन पॉलिटी अपनी कराई है ना, वो उसमें ये सारी चीजें, ये सारे स्टेटमेंट को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है. तो देखिए कि स्टेटमेंट पे भी प्री में क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था इंडिया को क्वासी फेडरल स्टेट? केसी वेयर ने कहा था. हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट डे. किसने दिया था ये आइडिया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्री इंडिपेंडेंट डे में कि एक मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इंडिया के लिए होनी चाहिए. किसने दिया था? MN रॉय ने दिया था. आगे देखते हैं. इट इज द एग्रीमेंट बाय द फ्री will to be terminated by free will. The above statement of Pandit Nehru refer to which of the following. किस चीज को कौन से स्टेटमेंट को रेफर, जो ये पंडित नेहरू का स्टेटमेंट है कि इट इज एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल बी टू टर्मिनेटेड बाय फ्री विल. ओके. तो पंडित नेहरू का ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से पॉइंट को रेफर करता है? ये कौन से पॉइंट को रेफर करता है? तो ये रेफर करता है अपने इंडिया एसोसिएशन विथ कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन को. किसको रेफर करता है? इंडिया कॉमनवेल्थ नेशन से इंडिया का जो रिलेशन था उसको रेफर करता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी विमेन मेंबर आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी विमेन मेंबर थी? 15 विमेन मेंबर थी. कितनी थी? 15 विमेन मेंबर थी. नाम क्या था उनका? देख लेते हैं. अम्मू स्वामिंदना, नेक्स्ट एनी मास्काराना, देन सरोजनी नायडू, वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षियायनी वेलायुंदन एंड क्या है ये, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता एंड कमला चौधरी, लीना रॉय, मालती चौधरी. ये सारे नाम उसमें सुचिता कृपलानी अपने हो गई, रेणुका राय हो गई एंड राजकुमारी अमृत कौर हो गई, है ना. किसी मूवी में भी इनका जिक्र है. अमृत कौर हो गई, पूर्णिमा बनर्जी हो गई एंड बेगम अजीज रसूल हो गई, विजया लक्ष्मी पंडित हो गई जो कि शायद मोतीलाल नेहरू की किसी रिलेशन में थी, बहन या समथिंग, है ना. तो ये लोग हो गए. तो नाम एक बार याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी हो सकता है क्या नाम भी देके बोल दे कि ये मेंबर थी कि नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो हमें एक बार नाम को याद रखना चाहिए. चलिए आगे देखते हैं. हु स्पीक ऑफ इंडिया सेल्फ रिलियंट सोशल सिस्टम. द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज द टिनी रिपब्लिक. ओके. तो इसने ये किसने बोला था? ये चार्ल्स मैटकॉफ ने कहा था कि इंडिया सेल्फ रिलियंट सोशल सिस्टम द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज टिनी रिपब्लिक. ओके. ये किसने कहा था? ये कहा था आपने चार्ल्स मेटकॉफ साहब ने. उसके बाद क्या होता है कि स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइव्ड पावर फ्रॉम. स्टेट और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ से पावर लेता है? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेता है. चलिए हमारा पहला चैप्टर घटना चक्र का खत्म हो गया और हमने लगभग 100+ क्वेश्चन देख लिए हैं और हमने डिटेलिंग भी बहुत अच्छे तरीके से की है इसकी, है ना. बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग की है इसकी. तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये हमारे साथ बने रहने के लिए. एक लंबी क्लास हो गई लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके देखने से क्या होगा, हमारे प्री में सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन भी देखे हैं. और आप बार बार जब क्वेश्चन सुनेंगे तो उसके बाद आप खुद से आंसर देने का प्रयास करिए या अगर आप देख भी रहे हैं तो आंसर देने का प्रयास करिए. तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का
एक रिवीजन हो जाएगा मल्टीपल टाइम। चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगली क्लास में हम मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।